मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हम पढ़ रहे थे दहेज के बारे में। बहू की विदाई नामक एक नाटक है। उसमें जो बहू के ससुर है वो दहेज के कारण अपनी बहू को मायके नहीं भेजते। बहू का भाई लेने आता है तो वो उससे कहते हैं पहले 5,000 रुपये लाकर जमा करो, जब अपनी बहन को मायके ले आ सकते हैं। तो जो उसकी ससुर का नाम जीवन लाल है। जीवन लाल की जो पत्नी है राजेश्वरी देवी, तो वो बहू के भाई प्रमोद से बोलती कि लो मुझसे ले लो 5,000 रुपये और इनके मुंह पे मार दो और अपनी बहू को विदा करा के ले जाओ। तो वो राजेश्वरी जो होती है वो अपनी अलमारी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा अपनी बहू को देती है और कहती जा 5,000 पैसे निकाल के अलमारी में से और अपने भाई को दे दे, तुम्हारे ससुर को दे देगा। लेकिन वो मन ही जाती है, वहीं खड़ी रहती है बहू। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी लड़की रहती है, वो उसका भाई लेने मायके जाता है। तो जब वो लड़का वापस लौटता है तो जीवन लाल जी उससे बोलते हैं क्यों तुम अकेले आ गए, गौरी कहाँ है? तो उसने कहा गौरी को उसके मायके ससुराल वालों ने नहीं भेजा। तो उन्होंने कहा क्यों? तो वो बोलता है कि उन्होंने कहा बिना दहेज के उसको हम घर नहीं वापस जाने देंगे। तो फिर जीवन लाल की जो पत्नी राजेश्वरी कहती है देखो बेटी और बहू में अंतर नहीं करना चाहिए। बेटी बेटी होती है, बहू बेटी होती है और बेटी बहू। अब उसके आगे का हम शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर 40 निकाल लीजिए बुक। जीवन लाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचा झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवन लाल जी की जब बेटी वापस नहीं आती है तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं और अपने हाथ को उनको गुस्सा आती रहती है। उनका सिर झुका हुआ है और प्रमोद जो है बहू का भाई, वो रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवन लाल बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझने हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जीवन लाल जी कहते हैं बहू और बेटी, बेटी और बहू, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। राजेश्वरी बोलती है अगर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाएंगी। जैसे आपके घर में किसी की बेटी है तो आपकी बेटी भी किसी के घर शादी होकर गई है, तो आप भी बेटी वाले हो, तो ये याद रखना चाहिए कि जो जिसके घर में बेटा दिया है भगवान ने उसको बेटी भी दी है, तो ये सब समस्या हल हो जाएगी। जीवन लाल रुककर पत्नी की ओर देखते हैं। शायद तुम ठीक कहती हो। जब राजेश्वरी ने उनको याद दिलाया कि आप भी बेटी वाले हो, तो जीवन लाल अपनी पत्नी राजेश्वरी को देखते हुए कहते हैं हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। प्रमोद आगे बाहर निकलता जाता है और अपने आज्ञा मांगता है इससे कि बाबूजी अब मुझे आज्ञा दीजिए। जीवन लाल चौंक कर जीवन लाल एकदम से चौंक जाते हैं, मतलब अरे ये क्या कह रहे? प्रमोद बोला मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मतलब उसको जब मना कर दिया था ना कि बिना दहेज के तो अपनी बहू को बहन को नहीं ले जा सकते, तो वो अपने घर वापस जाने लगा था। तो प्रमोद बोला मेरी गाड़ी का समय हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। द्वार तक आता है, फिर घूम कर मैं जल्दी आऊँगा, विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मलहम लाना ना भूलूँगा। वो पहले बाहर जाना रहता, फिर एकदम से मुड़ के आता और कहता मैं जल्दी आप वापस आऊँगा और आपकी चोट के लिए मतलब जो आपको दहेज नहीं दे पाया था उसको वापस लाके आपको देना नहीं भूलूँगा। जीवन लाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे लज्जित ना करो बेटा, मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। तो जीवन लाल दुखी हुए, बोले मतलब मुझे शर्मिंदा मत करो, मेरी चोट का इलाज मतलब जो मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रहा था वो मेरी बेटी की ससुराल वालों ने मुझे दे दी, तो मुझे दूसरी चोट उभर के आ गई। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से, मतलब प्रमोद वापस आता, अरे बाबूजी, मतलब बाबूजी। तो जीवन लाल निश्वास छोड़कर, मतलब निश्वास होता है लंबी दुख भरी लंबी सांस छोड़कर। कभी कभी चोट भी मलहम का काम कर जाती है। जब किसी व्यक्ति को कोई दूसरी चोट लग जाती है तो वो उसका घाव को भरने का काम कर जाती है। मतलब जीवन लाल जी जो थे वो अपनी बहू से के मायके वालों से दहेज मांग रहे थे और इधर उनकी बेटी के ससुराल वाले उनसे दहेज मांग रहे थे। राजेश्वर चोट भी मलहम का काम कर जाती है बेटा। वो किससे बात कर रही थी? प्रमोद से। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, राजेश्वरी की ओर मुड़े, फिर अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाओ, तैयारी क्यों नहीं करती? बहू को विदा नहीं करना है क्या? मतलब उन्होंने राजेश्वरी की तरफ देखा और बोले कि तुम यहाँ खड़े खड़े मुँह क्या ताक रही हो, तो क्यों देख रही हो? तुम अंदर जाओ और बहू को विदा करने की तैयारी करो। मतलब उनको समझ में आ गया था कि अगर हम किसी की बेटी को तकलीफ़ दे रहे हैं तो कल को हमारी बेटी को भी तकलीफ़ मिल ही रही है। कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर आती है।
कमला जो पर्दे के पीछे खड़ी थी उसका हाथ अंदर यहाँ खड़ी है ना, उसका अपना हमला कर लेती है और खुशी के आंसू पोंछते हुए अंदर चली जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं। प्रमोद और रमेश जो आपस में जीजा और साले हैं वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और जीवनलाल जो उसका ससुर था, बेटी का, बहू का ससुर, वो धीरे धीरे हंसता है और खिड़की की तरफ बढ़ जाता है। धीरे धीरे यवनिका गिरती है, मतलब धीरे धीरे पर्दा नीचे गिर जाता है। कभी भी दहेज के लालच में नहीं फंसना चाहिए, इसलिए बच्चों को, लड़का लड़कियों को सबको पढ़ लिख कर अपने पैरों पे सक्षम होकर खड़े होना चाहिए, ताकि कोई कल को दहेज की मांग ना करे। अपनी योग्यता से अपना विवाह होना चाहिए, तो दहेज प्रथा का अंत होना चाहिए। तो इस कविता, इससे नाटक से आपको क्या समझ में आया कि अगर आप किसी को कष्ट दे रहे हैं तो भगवान कल को आपको भी उस तकलीफ के सामने से गुजारता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।